अध्याय 13 अग्निपरीक्षा और सम्मान का शिखर। पूरे हॉल की नजरें अब खुशी पर टिकी थीं। चारों तरफ एकदम घूंटने वाली खामोशी छा गई थी। सावित्री रायचौधरी के चेहरे पर एक विजेता जैसी कुटिल मुस्कान थी, जबकि साहिल के चेहरे पर हवाइयां उड़ रही थीं। देव ने एक बार फिर खुशी के हाथ को कसकर पकड़ा। उसकी आंखों में बेइंतहा फिक्र थी। तुम्हें ये साबित करने की कोई जरूरत नहीं है खुशी। मैं माँ से कह सकता हूँ कि। नहीं देव, खुशी ने उसकी बात काटते हुए बड़े शांत लेकिन पक्के लहजे में कहा। ये लड़ाई अब सिर्फ आपकी माँ के घमंड की नहीं, मेरी मेहनत और स्वाभिमान की भी है। मुझे एक मौका दीजिए। खुशी ने देव के हाथ से अपनी उंगलियां धीरे से छुड़ाईं और सीधे मंच की ओर बढ़ गई। उसकी चाल में कोई घबराहट नहीं थी। संभलपुरी साड़ी का पल्लू उसके कांधे पर गरिमा से लहरा रहा था। मंच पर पहुंचकर उसने पोडियम के माइक को ठीक किया। सामने उड़ीसा के सबसे बड़े बिजनेसमैन, नेता और कॉर्पोरेट जगत के दिग्गज बैठे थे। गुड इवनिंग एवरीवन, खुशी की स्पष्ट और सुरीली आवाज पूरे हॉल में गूंज उठी। मिसेज रायचौधरी का बहुत बहुत धन्यवाद कि उन्होंने मुझे रायचौधरी ग्रुप ऑफ कंपनीज के ग्रामीण विकास प्रोजेक्ट पर अपने विचार रखने का यह अवसर दिया। सावित्री देवी ने अपने हाथ सीने पर बांध लिए और पोडियम की तरफ घूरने लगी, ये सोचते हुए कि बिना किसी फाइल या डिजिटल स्क्रीन के ये लड़की 2 मिनट भी नहीं बोल पाएगी। लेकिन खुशी ने एक पल के लिए अपनी आंखें बंद की, देव का चेहरा याद किया और सीधे श्रोताओं की आंखों में आंखें डालकर बोलना शुरू किया। जब हम कॉर्पोरेट ग्रोथ या जीडीपी की बात करते हैं, तो अक्सर उड़ीसा के उन ग्रामीण बाजारों को भूल जाते हैं जहां असली भारत बसता है। खुशी ने बिना किसी रुकावट के बोलना शुरू किया। उसने बिना किसी नोट्स के उड़ीसा के रूरल मार्केट्स के डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन के आंकड़े, सप्लाई चेन की कमियां और ग्रामीण कारीगरों को सीधे बाजार से जोड़ने का पूरा मॉडल ज़बानी सुनाना शुरू कर दिया। उसके पास कोई पीपीटी नहीं थी, लेकिन उसके शब्दों में ज़मीनी हकीकत की ऐसी तस्वीर थी कि हॉल में बैठे दिग्गज बिजनेसमैन भी अपनी ड्रिंक्स का ग्लास हाथ में लिए हैरान होकर उसे सुनने लगे। उसने सिर्फ कागजी फायदे नहीं बताए, बल्कि यह भी दिखाया कि कैसे रायचौधरी ग्रुप इस प्रोजेक्ट के जरिए हजारों स्थानीय परिवारों को रोजगार देकर अपनी ब्रांड वैल्यू को 10 गुना बढ़ा सकता है। देव हॉल के एक कोने में खड़ा खुशी को देख रहा था। उसकी गहरी आंखों में आज सिर्फ गर्व था, एक ऐसा गर्व जो उसने अपनी जिंदगी में कभी किसी के लिए महसूस नहीं किया था। जैसे ही खुशी ने अपना भाषण खत्म किया, थैंक यू कहकर उसने सिर झुकाया। अगले 2 सेकंड तक हॉल में सन्नाटा रहा, और फिर अचानक तालियों की गड़गड़ाहट से पूरा रायचौधरी भवन गूंज उठा। शहर के सबसे वरिष्ठ उद्योगपति, जो सावित्री देवी के खास दोस्त थे, अपनी सीट से खड़े हो गए और तालियां बजाते हुए बोले, फैंटास्टिक सावित्री जी, आपने बिल्कुल सही कहा था। रायचौधरी ग्रुप की अगली पीढ़ी की सोच वाकई कमाल की है। ये लड़की कोई साधारण स्टूडेंट नहीं, एक ब्रिलियंट माइंड है। सावित्री रायचौधरी का चेहरा पीला पड़ गया। उनका रचा हुआ चक्रव्यूह न सिर्फ टूट चुका था, बल्कि जिस लड़की को वे जलील करना चाहती थीं, उसने पूरे समाज के सामने रायचौधरी परिवार की महफिल लूट ली थी। खुशी मंच से नीचे उतरी। देव सीधे उसकी तरफ बढ़ा। सबकी परवाह किए बिना देव ने खुशी के सामने आकर बेहद आदर और अपनायत से कहा, तुमने आज सिर्फ प्रोजेक्ट नहीं समझाया खुशी, तुमने सबको ये बता दिया कि स्वाभिमान किसे कहते हैं। खुशी की आंखों में हल्की सी नमी तैर गई। मैंने सिर्फ वही कहा जो सच था देव। तभी सावित्री देवी वहां पहुंची। उनके चेहरे के भाव अब भी सख्त थे, लेकिन उनकी आंखों में खुशी के लिए एक अनचाहा डर और सम्मान आ चुका था। काफी अच्छा बोल लेती हो, सावित्री देवी ने ठंडे स्वर में कहा। लेकिन याद रखो, भाषण देना आसान होता है, रायचौधरी खानदान के तौर तरीकों को निभाना नहीं। देव, मुझे तुमसे अकेले में बात करनी है। सावित्री देवी मुड़कर अपने स्टडी रूम की तरफ बढ़ गईं। देव ने खुशी को देखा और बोला, तुम साहिल के साथ रुको, मैं अभी आता हूँ। जब देव स्टडी रूम में पहुंचा, तो सावित्री देवी खिड़की के पास खड़ी थीं। माँ, आपने आज जो किया, देव ने बोलना चाहा। चुप रहो देव, सावित्री देवी मुड़ी, उनकी आवाज में कड़वाहट थी। तुम सोचते हो कि उस लड़की ने आज मुझे हरा दिया।
नहीं, वो लड़की तुम्हारे लिए खतरा है, देव। वह तुम्हारी कमजोरी बन रही है और रायचौधरी परिवार का वारिस किसी कमजोरी को बर्दाश्त नहीं कर सकता। वह मेरी कमजोरी नहीं, माँ, देव ने कड़क और साफ आवाज में कहा, वह मेरी ताकत है। सावित्री देवी ने अपने बेटे की आंखों में वो जुनून देखा जो उन्होंने आज तक किसी औरत के लिए नहीं देखा था। उन्होंने समझ लिया कि सीधे वार करने से काम नहीं चलेगा। ठीक है, सावित्री देवी के होठों पर एक खतरनाक मुस्कान आई। अगर वो तुम्हारी ताकत है, तो कल राइम कॉलेज के बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज की मीटिंग में उसकी एक और परीक्षा होगी। कॉलेज की स्कॉलरशिप कमेटी कल खुशी की स्कॉलरशिप रद्द करने जा रही है, चोरी और अनुशासनहीनता के आरोप में। अब देखते हैं तुम्हारी यह ताकत खुद को कैसे बचाती है। देव की आंखें गुस्से से फैल गईं। उसकी मां ने अब खुशी के सबसे बड़े सपने, उसकी पढ़ाई और करियर पर सीधा वार किया था। क्या देव अपनी मां की इस घिनौनी साजिश से खुशी के करियर को बचा पाएगा, या कॉलेज के इस नए तूफान में खुशी का सपना हमेशा के लिए टूट जाएगा? अध्याय 14, बारिश की रात और अनकहा एहसास। स्टडी रूम से बाहर निकलते ही देव का सीना गुस्से से धधक रहा था। मां का वह खौफनाक फरमान उसके कानों में गूंज रहा था, खुशी की स्कॉलरशिप रद्द करने की साजिश। तारांकन, लेकिन जैसे ही उसकी नज़रें हॉल के कोने में खड़ी खुशी पर पड़ीं, उसके चेहरे का सारा गुस्सा पल भर में एक अजीब सी नरमी में बदल गया। खुशी खिड़की के पास खड़ी बाहर हो रही मूसलाधार बारिश को देख रही थी। ठंडी हवा के झोंकों से उसकी संभलपुरी साड़ी का पल्लू बार बार उसके कंधे से ढलक रहा था और कुछ भीगे बाल उसके गालों को छू रहे थे। वो इतनी मासूम और हसीन लग रही थी कि देव के कदम खुद ब खुद उसकी तरफ बढ़ गए। सबकी नज़रों से दूर हवेली के उस सुनसान और शांत कॉरिडोर में देव खुशी के बिल्कुल करीब आकर खड़ा हो गया। खुशी ने चौंककर पीछे देखा। देव, आप सब ठीक तो है न? आपकी माँ ने शाह। देव ने अपनी एक उंगली खुशी के होठों पर रख दी। उसकी उंगली का स्पर्श इतना गर्म और आत्मीय था कि खुशी की सांसें वहीं थम गईं। उसके दिल की धड़कनें इतनी तेज हो गईं कि उसे लगा देव भी उन्हें साफ सुन सकता है। देव ने बहुत धीरे से अपनी उंगली हटाई और खुशी के गालों पर आए भीगे बालों की लट को पीछे समेटते हुए उसकी कान के पीछे टिका दिया। देव का हाथ खुशी की गर्दन की मुलायम त्वचा को छू गया, जिससे खुशी के पूरे शरीर में एक सिहरन दौड़ गई। उसने शर्म से अपनी पलकें झुका लीं। तुमने आज मेरा सर गर्व से ऊंचा कर दिया, खुशी। देव की आवाज़ बहुत धीमी, भारी और किसी मखमली एहसास जैसी थी। वो खुशी के इतने करीब झुका कि उसकी गर्म सांसें खुशी की गर्दन पर महसूस हो रही थीं। मैंने तो बस वही किया जो आपने कहा था, खुशी ने कांपती आवाज में कहा। उसका हाथ अनजाने में देव के कोट की बांह को कसकर थाम चुका था। तुम जब भी मेरे करीब आती हो। देव ने खुशी की ठुड्डी को अपनी उंगलियों से थोड़ा ऊपर उठाया और सीधे उसकी कजरारी आंखों में झांका। मेरे लिए अपने फैसलों पर काबू रखना मुश्किल हो जाता है। आज उस मंच पर जब तुम बोल रही थी, तो मेरा दिल कर रहा था कि पूरी दुनिया के सामने तुम्हें अपनी बाहों में भर लूं। खुशी की आंखें चौड़ी हो गईं। देव रायचौधरी, जिसका नाम सुनते ही लोग कांपते थे, आज उसके सामने इतना बेबस, इतना पारदर्शी और इतना दीवाना लग रहा था। देव, खुशी के मुंह से सिर्फ उसका नाम निकला। मुझे मत रोको खुशी। देव ने बहुत धीमे से फुसफुसाते हुए अपना माथा खुशी के माथे से टिका दिया। दोनों की आंखें बंद हो गईं। उस बारिश की रात में हवेली की ठंडी हवाओं के बीच सिर्फ उन दोनों की सांसों की गर्माहट थी। देव का हाथ धीरे से खुशी की कमर पर फिसला और उसने खुशी को थोड़ा और अपने करीब खींच लिया। दोनों के बीच जरा सी भी दूरी नहीं बची थी। खुशी का दिल पागलों की तरह धड़क रहा था, लेकिन आज उसने देव को पीछे नहीं धकेला। उसे देव के इस आगोश में दुनिया का सबसे सुरक्षित एहसास हो रहा था। अगर पूरी दुनिया भी तुम्हारे खिलाफ हो जाए, देव ने खुशी के कान के पास झुककर अपनी कड़क लेकिन नशीली आवाज में कहा, तब भी मैं तुम्हारे साथ खड़ा रहूंगा। तुम्हें कोई छू भी नहीं सकता जब तक देव रायचौधरी की सांसें चल रही हैं। खुशी ने अपनी आंखें खोलीं। देव की गहरी काली आंखों में उसके लिए बेइंतहा मोहब्बत और पागलपन साफ झलक रहा था।
खुशी के होठों पर एक बहुत ही प्यारी और शर्मीली मुस्कान आ गई। मुझे पता है, खुशी ने बहुत धीरे से कहा और अपना सिर देव के मजबूत सीने पर रख दिया। देव ने अपनी बाहें खुशी के इर्द गिर्द कस लीं। बारिश की उस भीगी रात में, साजिशों और नफरत के उस महल के बीच, दो दिलों का ये खामोश इकरार किसी खूबसूरत ख्वाब जैसा लग रहा था। लेकिन क्या ये रोमांटिक और खूबसूरत पल कल सुबह कॉलेज में आने वाले तूफान का सामना कर पाएगा? सावित्री देवी का वो घिनौना वार, स्कॉलरशिप रद्द करने की साजिश जब खुशी के सामने आएगा, तो क्या ये प्यार इस परीक्षा में जीत पाएगा? अध्याय 15, बंद दरवाजों के पीछे और एक नया सहारा। रायचौधरी हवेली का माहौल सुबह से ही भारी था। कल रात की मूसलाधार बारिश तो थम चुकी थी, लेकिन हवेली के अंदर एक नया तूफान आकार ले रहा था। सावित्री रायचौधरी अपने विशाल डाइनिंग टेबल के सिरे पर बैठी चाय की चुस्कियां ले रही थीं। उनके चेहरे पर एक तीखी शिकन थी। ठीक उसी वक्त देव के पिता, तारांकन विक्रम रायचौधरी तारांकन, अपने चश्मे को ठीक करते हुए अखबार समेटकर टेबल पर आए। सावित्री, विक्रम जी की आवाज में एक अजीब सी संजीदगी थी। कल रात उस लड़की खुशी ने जिस तरह से रूरल प्रोजेक्ट को प्रेजेंट किया, वो कोई मामूली बात नहीं है। बोर्ड के कुछ मेंबर्स का फोन आया था मेरे पास, वे सब उसकी समझ और विजन से काफी इम्प्रेस हैं। सावित्री देवी ने चाय का कप जोर से तश्तरी पर रखा। विक्रम, आप भी उस आम लड़की के झांसे में आ गए। वो सिर्फ अपनी बातों से देव पर जादू कर रही है। वो हमारे खानदान की बराबरी कभी नहीं कर सकती। बराबरी रुतबे से नहीं, काबिलियत और नीयत से होती है सावित्री, विक्रम जी ने बहुत शांत लेकिन कड़े शब्दों में कहा। और मुझे लगता है कि देव उस लड़की में वही देख रहा है जो कभी मैंने तुम में देखा था, स्वाभिमान। तुम बेमतलब की जिद में आकर देव को खुद से दूर कर रही हो। सावित्री देवी कुछ कहने ही वाली थीं कि तभी सीढ़ियों से उतरती हुई तारांकन अनन्या तारांकन, देव की छोटी कजिन बहन, जो राइम कॉलेज में खुशी की जूनियर थी, चहकते हुए बोली, अंकल बिल्कुल सही कह रहे हैं, बड़ी माँ। खुशी दीदी कॉलेज में सबकी फेवरेट हैं। रिया सिंघानिया तो उनके आगे पानी भरती है। और भाई तो, अनन्या, अपनी जबान पर लगाम रखो, सावित्री देवी ने घूर कर कहा। तुम्हें कॉलेज अपनी पढ़ाई के लिए भेजा जाता है, इस तरह की बकवास में हिस्सा लेने नहीं। अनन्या ने चुपचाप अपनी जीभ दांतों तले दबाई और प्लेट से टोस्ट उठाकर सीधे बाहर की तरफ भागी, जहां देव अपनी गाड़ी के पास खड़ा फोन पर किसी से बात कर रहा था। भाई, अनन्या ने देव के कंधे पर हाथ रखकर धीरे से कहा। देव ने फोन काटा और मुड़कर अनन्या को देखा। तू इतनी जल्दी में कहाँ जा रही है? भाई, मैं बस आपको अलर्ट करने आई हूँ, अनन्या की आंखों में फिक्र थी। बड़ी माँ ने कल रात चाचा जी आदित्य रायचौधरी से बात की है। कॉलेज के ट्रस्टी बोर्ड में चाचा जी का भी काफी होल्ड है। वे लोग आज खुशी दीदी की स्कॉलरशिप रद्द करवाने के पूरे मूड में हैं। उन्होंने कॉलेज लाइब्रेरी की एक बहुत कीमती रेयर बुक के चोरी होने का झूठा केस बनाया है और इल्जाम खुशी दीदी के लॉकर पर डालने वाले हैं। देव के जबड़े भिंच गए। उसकी आंखें गुस्से से काली पड़ गईं। उसकी माँ और चालाक चाचा आदित्य रायचौधरी मिलकर खुशी को एक चोर साबित करने पर तुले थे। थैंक्स अन्नू, देव ने अनन्या के सिर पर हाथ रखा। तू कॉलेज जा और खुशी के साथ ही रहना। किसी को उस पर उंगली भी मत उठाने देना। कॉरिडोर के दूसरे कोने में खुशी अपने बैग को कसकर पकड़े राइम कॉलेज के एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक की तरफ बढ़ रही थी। उसके चेहरे पर कल रात के खुशनुमा पलों का एहसास अब भी एक हल्की सी मुस्कान बनकर तैर रहा था। देव का वह टच, उसकी सांसों की गर्माहट और उसका वह वादा, तारांकन, जब तक मेरी सांसें चल रही हैं, तुम्हें कोई छू नहीं सकता। तारांकन। लेकिन जैसे ही वह बोर्ड रूम के पास पहुंची, वहां छात्रों का एक बड़ा हुजूम खड़ा था। रिया सिंघानिया हाथ में एक नोटिस थामे मुस्कुरा रही थी। देखिए सब लोग, ये है हमारी कॉलेज की टॉप स्कॉलर, जो बाहर से बहुत बेचारी बनती है और अंदर से कॉलेज की दुर्लभ किताबें चुराकर ब्लैक मार्केट में बेचती है। खुशी का रंग फाख्ता हो गया। रिया, ये तुम क्या बकवास कर रही हो? मैंने कोई किताब नहीं चुराई। अच्छा, तो फिर तुम्हारे लॉकर से शताब्दी पुरानी वो उड़िया हेरिटेज की रेयर मैन्युस्क्रिप्ट कैसे मिली?
जिसे कल रात ही लाइब्रेरी से गायब रिपोर्ट किया गया था। आदित्य रायचौधरी, देव के चाचा, बोर्ड रूम से बाहर निकलते हुए बोले। उनके पीछे कॉलेज के प्रिंसिपल और बोर्ड मेंबर्स खड़े थे। सर, ये गलत है। मुझे फंसाया जा रहा है। खुशी की आवाज कांपी, लेकिन आंखों में आंसू की जगह एक अजीब सा गुस्सा था। सबूत तुम्हारे खिलाफ हैं, खुशी, प्रिंसिपल ने अफसोस जताते हुए कहा। सावित्री मैम और आदित्य सर का साफ निर्देश है। हम ऐसी अनुशासनहीनता बर्दाश्त नहीं कर सकते। तुम्हारी स्कॉलरशिप तुरंत प्रभाव से रद्द की जाती है और तुम्हें कॉलेज से रेस्टिकेट। रुकिए, एक कड़क, रौबदार और भारी आवाज पूरे कॉरिडोर में गूंज उठी। सबने मुड़कर देखा। देव रायचौधरी अपने ब्लैक सूट में तेज कदमों से चलता हुआ सीधे खुशी और बोर्ड मेंबर्स के बीच आकर खड़ा हो गया। उसके पीछे कॉलेज के सिक्योरिटी हेड और रायचौधरी ग्रुप के लीगल हेड वकील चल रहे थे। देव ने एक नज़र खुशी पर डाली, जिसकी आंखें अब नम हो चुकी थीं। देव ने बहुत धीरे से उसकी हथेली को अपने हाथ में लिया और कसकर दबाया, जैसे कह रहा हो, तारांकन, मैं आ गया हूँ। तारांकन। फिर देव मुड़ा और सीधे अपने चाचा आदित्य रायचौधरी की आंखों में आंखें डालकर बोला, रेस्टिकेट करने का फैसला बोर्ड का होता है, चाचा जी। और इस बोर्ड का 51% शेयर होल्डर मैं हूँ। आदित्य रायचौधरी का चेहरा जर्द पड़ गया। और रही बात चोरी के इल्जाम की, देव ने अपने लीगल हेड की तरफ इशारा किया। लीगल हेड ने तुरंत एक पेन ड्राइव निकालकर प्रिंसिपल की तरफ बढ़ाई। ये कल रात की लाइब्रेरी के सीसीटीवी फुटेज है, सर। देव की आवाज में एक बर्फीली ठंडक थी, जिसमें साफ दिख रहा है कि रात 9 बजे रिया सिंघानिया के ड्राइवर ने लाइब्रेरी से वह किताब निकाली और खुशी के लॉकर में डाली। चाबी उसे किसने दी, ये बताने की जरूरत है क्या? रिया का चेहरा पूरी तरह पीला पड़ गया और भीड़ में कानाफूसी शुरू हो गई। देव ने अपनी मां के भेजे हुए चालबाजों पर एक अंतिम वार किया। खुशी की स्कॉलरशिप रद्द नहीं होगी, बल्कि जो लोग झूठे इल्जाम लगाकर इस कॉलेज का नाम खराब कर रहे हैं, उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होगी। पूरे कॉरिडोर में सन्नाटा छा गया। खुशी ने देव की तरफ देखा, उसकी आंखों से एक आंसू छलककर गाल पर आ गिरा। ये डर का आंसू नहीं था, उस भरोसे का आंसू था जो देव ने आज पूरे जमाने के सामने उसे दिया था। क्या देव का ये कदम उसकी मां सावित्री देवी के साथ उसके रिश्तों को पूरी तरह तोड़ देगा? और इस घटना के बाद देव और खुशी का रिश्ता किस नए मोड़ पर पहुंचेगा? अध्याय 16, पुरानी परंपराएं और नए तूफान का आगाज। कॉलेज का विवाद अभी पूरी तरह थमा भी नहीं था कि रायचौधरी हवेली में एक साथ दो बड़ी हलचलें शुरू हो गईं। शाम होते होते कटक के पैतृक निवास से तारांकन दादाजी विश्वनाथ रायचौधरी तारांकन का संदेश आ गया। कॉलेज में हुए ड्रामे और झूठे चोरी के इल्जाम की खबर उन तक पहुंच चुकी थी। दादाजी ने सीधे फरमान जारी किया था कि वे खुद अगले 2 दिनों में भुवनेश्वर वाली हवेली आ रहे हैं और इस पूरे मामले का हिसाब लेंगे। इस खबर ने सावित्री देवी के चेहरे की रंगत उड़ा दी थी, क्योंकि दादाजी खानदान के सबसे सख्त और असूलपसंद इंसान थे। लेकिन उससे भी बड़ा सरप्राइज तब मिला जब हवेली के मुख्य दरवाजे पर रायचौधरी ग्रुप की 2 आलिशान गाड़ियां आकर रुकीं। लंदन से देव के बड़े भाई तारांकन करण रायचौधरी तारांकन और उनकी पत्नी तारांकन मेघा तारांकन वापस आ चुके थे। हवेली के मुख्य हॉल में कदम रखते ही करण ने अपना ओवरकोट उतारा। उसकी शख्सियत काफी हद तक देव जैसी ही रौबदार थी, लेकिन आंखों में देव वाली गर्माहट नहीं, बल्कि एक ठंडी और सूखी कॉर्पोरेट अकड़ थी। वहीं उनके पीछे चल रही मेघा भाभी अपनी रेशमी साड़ी में बेहद शालीन, लेकिन चेहरे पर एक अनकहा सन्नाटा लिए चुपचाप अंदर आईं। सावित्री देवी ने आगे बढ़कर अपने बड़े बेटे को गले लगाया। करण, तुम सही वक्त पर आए हो। इस घर में तुम्हारी और तुम्हारे फैसले की सख्त जरूरत है। करण ने अपनी मां के चेहरे पर फैली परेशानी को देखा और फिर हॉल के दूसरे कोने में खड़े देव की तरफ घूमा। मुझे लंदन में ही सब पता चल गया था, मां, करण की कड़क आवाज हॉल में गूंजी। उसने देव की तरफ बढ़ते हुए कहा, छोटे भाई, तुम्हें क्या लगता है तुम कॉलेज के बोर्ड में 51% शेयर्स का रौब दिखाकर खानदान की साख दांव पर लगा दोगे?
एक मामूली स्कॉलरशिप वाली लड़की के लिए तुमने अपने ही चाचा पर उंगली उठाई। देव अपने स्थान पर अडिग खड़ा रहा। उसने हाथ जेब में डाले और बहुत शांत लेकिन बर्फीले लहजे में कहा, साख खानदान के नाम से नहीं, नीयत से बनती है भाई। और चाचा जी ने जो किया वो बिजनेस या खानदान की साख नहीं, घटिया साजिश थी। अगर उस लड़की की जगह कोई और भी होता तो मैं यही करता। झूठ, करण ने अपने कोट के बटन खोलते हुए कहा। बात किसी और की नहीं है देव, बात उस लड़की खुशी की है। तुम एक आम लड़की के प्यार में अंधे होकर रायचौधरी साम्राज्य को तमाशा बना रहे हो। माँ बिल्कुल सही कह रही थी। दोनों भाइयों के बीच हवा में एक तीखा तनाव फैल गया। तभी मेघा भाभी ने बहुत नरमी से करण के कांधे पर हाथ रखा। करण, सफर के बाद तुम काफी थक गए हो, पहले शांत हो जाओ। फिर उन्होंने देव की तरफ देखा। उनकी आंखों में देव के लिए कोई नफरत नहीं, बल्कि एक समझदारी और हमदर्दी भरी मुस्कान थी। मेघा अच्छी तरह जानती थी कि सावित्री देवी के बनाए इस सोने के पिंजरे में जीना कितना घुटने वाला होता है। उन्होंने देखा कि देव उस लड़की के स्वाभिमान की रक्षा के लिए अपनी मां और पूरे परिवार से भिड़ने को तैयार था। यह एक ऐसा जज्बा था जो मेघा ने अपने पति करण में कभी नहीं देखा था। देर रात, जब हवेली में सब सो चुके थे, देव अपने बालकनी में खड़ा सिगरेट सुलगा रहा था। उसके दिमाग में एक तरफ मां और करण भाई का दबाव था, तो दूसरी तरफ दादाजी का आने वाला फैसला। तभी उसके फोन की स्क्रीन चमक उठी। खुशी का मैसेज था। तारांकन, क्या आप ठीक हैं? आज कॉलेज में जो कुछ भी हुआ उसके लिए शुक्रिया बोलना बहुत छोटा शब्द होगा देव। तारांकन। मैसेज पढ़ते ही देव के सख्त चेहरे पर एक बेहद दिलकश और हल्की सी मुस्कान आ गई। उसने तुरंत कॉल मिलाया। सोई नहीं अभी तक? देव ने फोन कान से लगाते ही धीमी, नशीली आवाज में पूछा। दूसरी तरफ खुशी की धड़कनें फिर से तेज हो गईं। नींद कैसे आती? आज जो कुछ हुआ, मुझे डर लग रहा है देव। आपकी माँ और आपके परिवार में मेरे नाम को लेकर कितना बवाल हो रहा है। तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है। देव ने बालकनी की ग्रिल को थामते हुए गहरी सांस ली। मेरे बड़े भाई करण वापस आ गए हैं और जल्द ही दादाजी भी आ रहे हैं। पूरा रायचौधरी परिवार एक तरफ खड़ा हो जाए तब भी मैं तुम्हारा हाथ नहीं छोड़ूंगा। तुम बस अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो। खुशी फोन के उस पार खामोश हो गई। उसकी आंखों में खुशी के आंसू आ गए। देव, खुशी ने बहुत धीरे से फुसफुसाया, आप मेरे लिए इतना सब क्यों कर रहे हैं? देव ने कुछ पलों का सन्नाटा लिया। रात की ठंडी हवा में उसकी भारी आवाज खुशी के कानों में मिठास घोल गई। क्योंकि अगर तुम्हें कुछ हो गया तो देव रायचौधरी का वजूद अधूरा रह जाएगा। समझी? खुशी का दिल खुशी और एहसास से भर गया। वो खिड़की के पास खड़ी होकर उसी चांद को देखने लगी जिसे देव अपनी बालकनी से देख रहा था। लेकिन ये सुकून भरा पल ज्यादा देर टिकने वाला नहीं था। अगले ही दिन दादाजी की हवेली में एंट्री होने वाली थी और करण रायचौधरी ने ठान लिया था कि वह दादाजी के सामने खुशी की ऐसी तस्वीर पेश करेगा कि दादाजी खुद उसे शहर छोड़ने पर मजबूर कर दें। क्या दादाजी के आने पर खुशी को रायचौधरी हवेली में तलब किया जाएगा? और क्या मेघा भाभी चुपके से देव और खुशी का साथ दे पाएंगी? अध्याय 17, न्याय की तराजू और बदलती हवाएं। अगली ही सुबह रायचौधरी हवेली का माहौल पूरी तरह बदल गया। मुख्य द्वार पर 3 पुरानी क्लासिक विंटेज गाड़ियां आकर रुकीं। कटक के पैतृक निवास से तारांकन दादाजी विश्वनाथ रायचौधरी, तारांकन और तारांकन दादीजी कल्याणी देवी तारांकन का आगमन हो चुका था। दादाजी अपनी व्हीलचेयर पर जरूर थे, लेकिन उनकी आंखों का तेज और चेहरे का रौब आज भी ऐसा था कि उनके आते ही पूरे हॉल में सन्नाटा छा गया। दादी जी, जो सफ़ेद सूती साड़ी में बेहद सौम्य और ममतामयी लग रही थीं, दादाजी के ठीक पीछे चल रही थीं। सावित्री देवी और उनके देवर आदित्य रायचौधरी तुरंत स्वागत के लिए आगे बढ़े। पिताजी, आप इस उम्र में इतनी दूर से सफ़र करके आए? सावित्री देवी ने सिर झुकाकर कहा। दादाजी ने अपनी लाठी को जमीन पर जोर से पटका। उनकी भारी आवाज गूंजी, अगर मैं न आता सावित्री, तो तुम और आदित्य मिलकर इस खानदान के असूलों को मिट्टी में मिला देते।
मैंने सुना है कि कॉलेज में एक गरीब लेकिन बेहद होनहार बच्ची पर चोरी का झूठा इल्जाम लगाया गया। आदित्य राय चौधरी घबरा गए। भैया, वो तो कॉलेज के अनुशासन का मामला था। चुप रहो आदित्य, दादाजी ने कड़क कर कहा। मैंने उस लड़की खुशी का पूरा बैकग्राउंड और उसके कॉलेज के रिकॉर्ड्स मंगवाकर देख लिए हैं। वो पूरे उड़ीसा की सबसे ब्रिलियंट स्टूडेंट्स में से एक है। ऐसी बच्ची पर बिना किसी ठोस सबूत के उंगली उठाने की हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी? तभी तारांकन करण रायचौधरी, बड़ा भाई तारांकन आगे आया। सावित्री देवी को उम्मीद थी कि करण उनका साथ देगा, लेकिन करण के चेहरे पर एक गंभीर और पश्चाताप भरा भाव था। दादाजी, करण ने आगे बढ़कर दादाजी के पैर छुए। फिर उसने देव की तरफ देखा और बोला, कल रात जब मैं भारत आया तो मुझे लगा कि देव किसी भावना में बहकर गलत फैसला ले रहा है। लेकिन रात भर मैंने राइम कॉलेज के सीसीटीवी फुटेज और उस लड़की का रूरल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट ध्यान से देखा। मैं अपनी गलती मानता हूँ। करण देव के पास आया और उसके कंधे पर हाथ रखकर मुस्कुराया। छोटे भाई, तू बिल्कुल सही था। खुशी न सिर्फ निष्कलंक है, बल्कि वह रायचौधरी ग्रुप के नए प्रोजेक्ट के लिए सबसे सही इंसान है। मुझे तुझ पर गर्व है कि तूने किसी निर्दोष के स्वाभिमान के लिए स्टैंड लिया। देव ने अपने बड़े भाई को देखा। दोनों भाइयों के बीच का तनाव पल भर में गायब हो गया। तभी करण की पत्नी तारांकन मेघा भाभी तारांकन आगे आईं। वे अपने साथ एक बहुत ही खूबसूरत पारंपरिक संभलपुरी साड़ी और मिठाइयों की थाल लिए हुए थीं। दादाजी, मेघा भाभी ने मुस्कुराते हुए कहा, मैंने और करण ने तय किया है कि जिस बच्ची का स्वाभिमान इस घर की वजह से खतरे में पड़ा, उसका सम्मान लौटाना हमारा फर्ज है। दादी जी, अगर आपकी इजाज़त हो तो क्या हम खुशी को अपनी हवेली में आदर के साथ आमंत्रित कर सकते हैं? दादी जी, कल्याणी देवी के चेहरे पर एक प्यारी सी मुस्कान आ गई। उन्होंने देव को अपने पास बुलाया और उसके गाल को सहलाते हुए कहा, मेरा देव कभी गलत इंसान का चुनाव कर ही नहीं सकता। कल्याणी रायचौधरी की आंखें धोखा नहीं खा सकती। सावित्री, तेरी सोच छोटी हो सकती है, लेकिन इस घर की नींव जिस सच पर टिकी है, वह देव ने संभाली है। मेघा, बेटी, उस बच्ची को अभी इसी वक्त सम्मान के साथ यहाँ बुलाओ। सावित्री देवी और आदित्य रायचौधरी के पास अब कहने के लिए कुछ नहीं बचा था। पूरा परिवार, दादाजी, दादी जी, बड़ा भाई करण और मेघा भाभी, सबके सब खुशी के पक्ष में और देव के ढाल बनकर खड़े हो चुके थे। 1 घंटे बाद जब खुशी रायचौधरी हवेली के विशाल दरवाजे पर पहुंची तो वह बेहद झिझक रही थी। लेकिन जैसे ही दरवाज़ा खुला, मेघा भाभी ने खुद आगे बढ़कर उसका स्वागत किया। अंदर आओ खुशी, मेघा ने उसका हाथ बहुत प्यार से थामा। ये घर सिर्फ पत्थरों का नहीं है, यहाँ सच की कद्र करने वाले लोग भी रहते हैं। हॉल के बीचों बीच दादाजी अपनी व्हीलचेयर पर बैठे थे और दादी जी उनके पास थीं। देव थोड़ा दूर खड़ा था, लेकिन उसकी आंखों में खुशी को देखकर एक अजीब सी राहत और मोहब्बत की चमक थी। खुशी ने आगे बढ़कर दादाजी और दादी जी के चरण स्पर्श किए। दादाजी ने खुशी के सिर पर हाथ रखा और आशीर्वाद देते हुए कहा, जीती रहो बेटी। तुम्हारे संभलपुरी साड़ी के पल्लू से लेकर तुम्हारी आंखों के स्वाभिमान तक, तुममें मुझे पुराने उड़ीसा की वो सादगी और ताकत दिखती है जो आजकल लुप्त हो गई है। सावित्री की तरफ से मैं तुमसे माफ़ी मांगता हूँ। नहीं दादाजी, ऐसा मत कहिए। खुशी की आंखें भर आईं। आप सबने मुझे इतना सम्मान दिया, मेरे लिए यही बहुत बड़ी बात है। दादी जी ने खुशी को अपने गले से लगा लिया और मेघा भाभी की तरफ इशारा किया। मेघा ने वह सुंदर साड़ी खुशी को भेंट की। देव धीरे धीरे खुशी के पास आया। पूरे परिवार की मौजूदगी में देव ने खुशी की आंखों में झांकते हुए बहुत धीमे से कहा, मैंने कहा था ना खुशी, जब तक मैं हूँ तुम्हारा स्वाभिमान कभी झुकने नहीं दूंगा। और अब तो पूरा परिवार तुम्हारे साथ है। खुशी ने मुस्कुराकर देव की तरफ देखा। पहली बार सावित्री देवी के उस महल में खुशी को कोई डर नहीं लगा, क्योंकि आज देव का प्यार और उसके परिवार का आशीर्वाद उसके साथ था। लेकिन क्या सावित्री देवी अपनी इस हार को इतनी आसानी से स्वीकार कर लेंगी, या वे कोई नया और गुप्त वार करेगी?
अध्याय 18 सावित्री का अंतिम प्रहार और दुर्गेश की वापसी। दादाजी के आदेश और करण मेघा के समर्थन के बाद हवेली में खुशी का मान सम्मान तो लौट आया था, लेकिन सावित्री देवी का अहंकार चूर चूर हो चुका था। हवेली के ऊपरी माले के एक अंधेरे कमरे में सावित्री देवी शराब का ग्लास हाथ में लिए खिड़की से बाहर देख रही थीं। उनके साथ उनके देवर आदित्य खड़े थे। भाभी जी, पिताजी ने तो सीधे सीधे देव और उस लड़की को अपनी मंजूरी दे दी है, आदित्य ने आग में घी डालते हुए कहा। अगर यही चलता रहा तो रायचौधरी साम्राज्य का आधा हिस्सा उस अनाथ लड़की के नाम हो जाएगा। ऐसा कभी नहीं होगा आदित्य, सावित्री देवी ने ग्लास मेज पर पटकते हुए कहा। उनकी आंखों में नफरत की एक खतरनाक चमक थी। अगर देव सीधे रास्ते से मेरी बात नहीं मान रहा तो मुझे उस मोहरे को इस्तेमाल करना होगा जिसे मैंने सालों से संभाल कर रखा है। आदित्य का चेहरा बदल गया। आप दुर्गेश की बात कर रही हैं? हाँ, सावित्री देवी के होठों पर एक कुटिल मुस्कान आई। दुर्गेश, खुशी का बचपन का दोस्त और उसका पूर्व मंगेतर, जो 3 साल से गायब था। वो अब कटक वापस आ चुका है और पैसों का बहुत भूखा है। जब खुशी के अतीत का ये पन्ना देव के सामने खुलेगा तो देव का भरोसा ताश के पत्तों की तरह ढह जाएगा। अगली शाम राइम कॉलेज के कैंपस में मौसम बेहद सुहाना था। लाइब्रेरी के बाहर देव और खुशी एक साथ टहल रहे थे। कॉलेज का हर छात्र अब उन्हें आदर से देखता था। देव ने गहरे नीले रंग का सूट पहना था और खुशी उस संभलपुरी साड़ी में बेहद खूबसूरत लग रही थी जो उसे दादीजी और मेघा भाभी ने भेंट की थी। आज तुम बहुत खुश लग रही हो, देव ने चलते चलते खुशी का हाथ थाम लिया। उसकी उंगलियां खुशी की उंगलियों में उलझ गईं। खुशी ने थोड़ा शर्माते हुए देव की तरफ देखा। खुश क्यों न हूँ? दादाजी, दादीजी, करण भैया और मेघा भाभी, सबने मुझे इतना प्यार दिया। मुझे लगा था कि मैं इस दुनिया में अकेली हूँ, लेकिन आपकी वजह से मुझे एक परिवार मिल गया। देव रुका और खुशी को अपनी तरफ घुमाया। उसने खुशी के दोनों हाथों को अपने सीने पर रखा, जहां उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। तुम अकेली नहीं हो खुशी, देव की आवाज में एक अजीब सा ठहराव और गहराई थी। ये दिल सिर्फ तुम्हारे लिए धड़कता है। माँ या दुनिया की कोई भी ताकत अब हमें अलग नहीं कर सकती। दोनों की आंखें मिलीं। शाम की ढलती धूप में देव धीरे से झुका और उसने खुशी के माथे पर एक बेहद पावन और सुकून भरा चुंबन जड़ा। खुशी ने अपनी आंखें मूंद ली और खुद को देव के सीने से लगा लिया। कुछ पलों के लिए दुनिया का सारा डर और साजिशें हवा में गायब हो गईं। लेकिन ये सुकून भरा पल ज्यादा देर नहीं टिका। खुशी, अचानक पीछे से एक जानी पहचानी लेकिन अनचाही आवाज गूंजी। खुशी का शरीर एकदम सख्त हो गया। उसने झटके से देव से अलग होकर पीछे मुड़कर देखा। सामने फटे पुराने लेकिन चालाकी भरे कपड़ों में एक नवयुवक खड़ा था, जिसके चेहरे पर एक धूर्त मुस्कान थी। दुर्गेश, खुशी के मुंह से हताशा में निकला। दुर्गेश सीधे खुशी की तरफ बढ़ा और देव की मौजूदगी को नजरअंदाज करते हुए खुशी का हाथ पकड़ने की कोशिश की। खुशी, मेरी जान, मैं तुम्हें ढूंढते ढूंढते यहाँ तक आ गया। 3 साल पहले हमारी सगाई टूटने के बाद तुम कटक छोड़कर यहाँ आ गईं और मैं तुम्हें ढूंढता रहा। क्या तुम अपने इस मंगेतर को भूल गईं? ये सुनते ही देव के चेहरे के भाव पूरी तरह बदल गए। उसकी काली आंखें गुस्से से उबलने लगीं। खुशी ने झटके से अपना हाथ पीछे खींचा। दुर्गेश, अपनी हद में रहो। तुम्हारी और मेरी सगाई मेरे परिवार की मौत के बाद ही खत्म हो गई थी जब तुमने मुझे धोखा दिया था। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? धोखा? कैसा धोखा खुशी? दुर्गेश ने झूठी मासूमियत से कहा और देव की तरफ देखा। अरे साहब, यह मेरी मंगेतर है। हमारे गांव में हमारी सगाई हुई थी। ये पैसों के लालच में मुझे छोड़कर इस बड़े कॉलेज में आ गई। तभी झाड़ियों के पीछे से सावित्री देवी और आदित्य रायचौधरी अपनी गाड़ियों से बाहर निकले। सावित्री देवी के चेहरे पर एक विजेता जैसी मुस्कान थी। देखा देव, सावित्री देवी ने आगे बढ़कर ठंडे स्वर में कहा, जिस लड़की को तुम अपने सिर का ताज बना रहे थे, उसका अतीत कितना दागदार है। ये लड़की पहले से शादीशुदा या सगाईशुदा है और तुमसे सिर्फ तुम्हारा पैसा ऐंठने के लिए प्यार का नाटक कर रही थी।
खुशी का दम घुटने लगा। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। देव, ये सब झूठ है। दुर्गेश एक फ्रॉड है। उसने मेरी मजबूरी का फायदा उठाया था। चुप रहो, सावित्री देवी चिल्लाईं। अब तुम्हारा यह नाटक नहीं चलेगा। पूरा कैंपस खामोश था। सावित्री देवी को लग रहा था कि उनका यह वार सटीक बैठा है और देव अब खुशी को ठुकरा देगा। देव चुपचाप खड़ा रहा। उसकी मुट्ठियां भींची हुई थीं। उसने एक नज़र रोती हुई खुशी पर डाली, फिर दुर्गेश पर और फिर अपनी मां सावित्री देवी पर। क्या सावित्री देवी की यह नई चाल देव और खुशी के बीच शक की दीवार खड़ी कर देगी? या देव इस दुर्गेश की असलियत सबके सामने लाकर अपनी मोहब्बत की ढाल बनेगा? अध्याय 19, सच का आईना और अटूट विश्वास। सावित्री देवी के चेहरे पर एक कुटिल मुस्कान तैर रही थी। उन्हें पूरा यकीन था कि सगाई और धोखे का ये शब्द सुनते ही देव का गुस्सा खुशी पर फूटेगा और रायचौधरी खानदान की साख बचाने के लिए वो इस गरीब लड़की को अपनी जिंदगी से हमेशा के लिए बेदखल कर देगा। कैंपस के उस कोने में एक दम घोंचने वाली खामोशी छा गई थी। खुशी की आंखों से आंसू बह रहे थे। वह बेबसी से देव की तरफ देख रही थी, लेकिन उसकी जबान मानो जम चुकी थी। देव, कुछ बोलते क्यों नहीं? सावित्री देवी ने अपने लहजे में जहर घोलते हुए कहा। देखो इस लड़की को, इसका अतीत कितना जलील है। ये तुम्हें और हमारे नाम को सिर्फ इस्तेमाल कर रही थी। दुर्गेश ने अपनी चाल को और पक्का करने के लिए जेब से एक पुरानी धुंधली सी तस्वीर निकाली और देव की तरफ बढ़ाई। साहब, देखिए, ये हमारे गांव की तस्वीर है। हम दोनों की सगाई हुई थी। यह मुझे छोड़कर भाग आए। इससे पहले कि दुर्गेश अपना वाक्य पूरा कर पाता, देव ने झटके से उसका हाथ पकड़ा और तस्वीर छीनकर एक ही झटके में उसके टुकड़े टुकड़े करके हवा में उड़ा दिए। देव, सावित्री देवी चौंक गईं। देव ने दुर्गेश की शर्ट का कॉलर अपनी लोहे जैसी पकड़ में दबोच लिया और उसे घसीटते हुए अपनी तरफ खींचा। देव की काली आंखों में ऐसा खौफनाक गुस्सा था कि दुर्गेश की रूह कांप गई। तूने क्या सोचा था? देव की कड़क और भारी आवाज पूरे परिसर में गूंज उठी। तू यहाँ आकर दो कौड़ी का नाटक करेगा और देव रायचौधरी अपनी औरत पर शक करने लगेगा। खुशी ने हैरान होकर देव की तरफ देखा। उसकी कांपती सांसें अचानक थम गईं। अपनी औरत, देव के इन दो शब्दों ने खुशी के सारे डर को एक पल में मिटा दिया। देव, ये तुम क्या बकवास कर रहे हो? सावित्री देवी चिल्लाईं। सबूत तुम्हारे सामने हैं। सबूत मेरे सामने नहीं, माँ। सबूत मेरे पास हैं, देव ने ठंडे, बर्फीले स्वर में कहा। उसने अपने फोन का स्क्रीन ऑन किया और ब्लूटूथ से कैंपस के डिजिटल नोटिस बोर्ड को कनेक्ट कर दिया। अगले ही पल बड़ी स्क्रीन पर दुर्गेश और आदित्य रायचौधरी, देव के चाचा की कटक के एक घटिया होटल की रिकॉर्डिंग चलने लगी। वीडियो में साफ दिख रहा था कि आदित्य रायचौधरी दुर्गेश को 10 लाख रुपए का चेक थमा रहे हैं और उसे सिखा रहे हैं कि कॉलेज जाकर खुशी पर झूठे इल्जाम कैसे लगाने हैं। वीडियो में दुर्गेश खुद बोल रहा था कि तारांकन, खुशी के माता पिता की मौत के बाद मैंने उसके घर पर कब्जा करने के लिए फर्जी सगाई के कागज बनाए थे, लेकिन वह बेकसूर है। तारांकन, पूरे कैंपस में सन्नाटा छा गया। सावित्री देवी का चेहरा पूरी तरह पीला पड़ गया। आदित्य रायचौधरी जमीन में गड़ने लगे। चाचा जी, देव ने कड़क आवाज में कहा, आपको क्या लगा? आप मेरी माँ के अहंकार का फायदा उठाकर मेरे प्यार को नीचा दिखाएंगे और मुझे खबर भी नहीं होगी। जब से आपने कटक में दुर्गेश से संपर्क किया था, मेरे आदमी आप पर नजर रखे हुए थे। देव ने दुर्गेश को झटके से जमीन पर फेंक दिया। पुलिस बाहर खड़ी है। फर्जीवाड़े और ब्लैकमेलिंग के केस में यह अपनी बाकी जिंदगी जेल में काटेगा। 2 पुलिसकर्मी तुरंत आगे बढ़े और गिड़गिड़ाते हुए दुर्गेश को घसीटते हुए बाहर ले गए। अब देव अपनी मां सावित्री देवी के सामने जाकर खड़ा हुआ। उसकी आंखों में दुख और गुस्सा दोनों था। मां, देव ने बहुत धीमे लेकिन गंभीर स्वर में कहा, आपने आज मेरी मां होने का आखिरी हक भी खो दिया। खुशी का कोई परिवार नहीं था, फिर भी उसने अपने स्वाभिमान से कभी समझौता नहीं किया। और आप रायचौधरी साम्राज्य की महारानी होकर इतनी गिर गईं। सावित्री देवी के पास बोलने के लिए कोई शब्द नहीं बचा था।
वे बिना कुछ कहे शर्मिंदगी से सिर झुकाए अपनी गाड़ी में बैठकर वहां से चली गईं। आदित्य रायचौधरी भी चुपचाप उनके पीछे भाग खड़े हुए। जब सब चले गए तो कैंपस में सिर्फ देव और खुशी बचे। शाम की ठंडी हवा चल रही थी। खुशी फूट फूट कर रोने लगी। देव धीरे से उसके पास आया और उसने बिना कुछ कहे खुशी को अपनी बाहों में भींच लिया। खुशी ने अपना चेहरा देव के मजबूत सीने में छिपा लिया और उसके कोट को कसकर थाम लिया। मुझे लगा आप भी मुझ पर भरोसा नहीं करेंगे, खुशी ने हिचकियों के बीच कहा। देव ने खुशी का चेहरा अपनी हथेलियों में उठाया। उसने बहुत प्यार से अपने अंगूठे से उसके गालों के आंसू पोंछे। मैंने तुमसे कहा था ना खुशी, देव की आवाज में बेइंतहा मोहब्बत और नशा था। ये दुनिया चाहे कोई भी साजिश रच ले, देव रायचौधरी का भरोसा सिर्फ तुम्हारी आंखों पर है। तुम मेरी जिंदगी हो और अपनी जिंदगी पर कभी शक नहीं किया जाता। देव थोड़ा और करीब झुका। इस बार उसने खुशी के होठों के कोने पर एक बहुत ही भीगा और नाजुक स्पर्श दिया। खुशी के पूरे शरीर में एक मीठी सी सिहरन दौड़ गई। उसने अपनी आंखें बंद कर ली और देव के गले में अपनी बाहें डाल दीं। तूफान ढल चुका था, साजिशों का अंत हो चुका था। एक हफ्ते बाद रायचौधरी हवेली को दुल्हन की तरह सजाया गया था। दादाजी और दादी जी के आशीर्वाद से, करण भैया और मेघा भाभी की देखरेख में देव और खुशी का भव्य विवाह संपन्न हुआ। उस रात हवेली के सबसे खूबसूरत फूलों से सजे कमरे में खुशी दुल्हन के लाल जोड़े में बैठी देव का इंतजार कर रही थी। जब देव ने कमरे में कदम रखा और दरवाज़ा बंद किया तो उसकी आंखों में सिर्फ अपनी दुल्हन के लिए जुनून और समर्पण था। देव खुशी के पास आया, उसका घूंघट धीरे से उठाया और उसकी ठुड्डी को ऊपर उठाते हुए बोला, अब तुम सिर्फ खुशी नहीं हो, तुम खुशी देव रायचौधरी हो। खुशी ने मुस्कुराकर देव की आंखों में देखा, जहां अब किसी साजिश का साया नहीं बल्कि एक हसीन और अटूट भविष्य का सवेरा था। तारांकन समाप्त। तारांकन अध्याय 20। नई शुरुआत और जिम्मेदारियों का सवेरा। विवाह की रस्मों और भव्य दावत का शोर अब थम चुका था। सुबह की पहली किरण जब रायचौधरी हवेली के विशाल आंगनों में बिखरी तो हवा में गेंदे के फूलों की भीनी भीनी खुशबू और एक नई शुरुआत का एहसास था। फूलों से सजे कमरे की बालकनी में हल्की ठंडी हवा चल रही थी। खुशी लाल रेशमी साड़ी पहनकर, माथे पर देव के नाम का सिंदूर सजाए, चाय की चुस्कियां लेते हुए दूर उगते सूरज को देख रही थी। उसके चेहरे पर शांति और एक अनकहा सुकून था। अचानक पीछे से देव की मजबूत बाहों ने उसे अपनी आगोश में ले लिया। देव ने अपना माथा खुशी की गर्दन पर टिकाया, जिससे खुशी की सांसें थम सी गईं। सुबह सुबह इतनी गहरी सोच में देव की धीमी नशीली आवाज उसके कान के पास गूंजी। खुशी ने थोड़ा पीछे मुड़कर देव की गहरी आंखों में झांका। सोच रही थी कि कल तक जो लड़की इस शहर में अपनी पहचान और स्वाभिमान के लिए अकेली लड़ रही थी, आज वह इस साम्राज्य की बहू बन चुकी है। सब एक खूबसूरत ख्वाब जैसा लगता है। देव ने मुस्कुराते हुए खुशी के होठों पर अपनी उंगली रखी। ये ख्वाब नहीं, तुम्हारी काबिलियत का सच है खुशी। और अब ये साम्राज्य सिर्फ मेरा नहीं, तुम्हारा भी है। उसी दोपहर रायचौधरी ग्रुप ऑफ कंपनीज का मुख्य बोर्ड रूम। सभी बोर्ड मेंबर्स, सीनियर डायरेक्टर्स, दादाजी, करण भैया और मेघा भाभी उपस्थित थे। कमरे में एक अजीब सी उत्सुकता थी। तभी भारी दरवाज़ा खुला और देव के साथ खुशी ने बोर्ड रूम में कदम रखा। खुशी ने फॉर्मल बिजनेस सूट पहना हुआ था, लेकिन उसकी सादगी और गरिमा अब भी वही थी। सावित्री देवी, जो अब अपनी पुरानी साजिशों के बाद खामोश हो चुकी थीं, बोर्ड रूम के एक कोने में बैठी चुपचाप देख रही थीं। दादाजी ने अपनी व्हीलचेयर से सबको संबोधित किया, आप सब जानते हैं कि रायचौधरी ग्रुप का सबसे ड्रीम प्रोजेक्ट उड़ीसा रूरल ट्रांसफॉर्मेशन है। आज मैं इस बोर्ड के सामने एक बड़ा ऐलान करने जा रहा हूँ। सबकी नज़रें दादाजी पर टिक गईं। इस पूरे प्रोजेक्ट की हेड और डायरेक्टर के रूप में खुशी देव रायचौधरी को नियुक्त किया जाता है। दादाजी की आवाज़ में गर्व था। पूरे बोर्ड रूम में तालियों की गड़गड़ाहट गूंज उठी। करण भैया ने आगे बढ़कर खुशी को बधाई दी, कॉन्ग्रेचुलेशन खुशी।
तुम्हारी सोच ही इस प्रोजेक्ट को सही दिशा दे सकती है। मेघा भाभी ने खुशी का हाथ थामकर कहा, मुझे तुम पर पूरा भरोसा है, खुशी। खुशी की आंखें खुशी से भर गईं। उसने अपनी मेहनत से यह पद हासिल किया था, किसी के रहमो करम पर नहीं। उसने देव की तरफ देखा, जो दूर खड़ा सिर्फ एक गर्व भरी मुस्कान के साथ उसे देख रहा था। रात को जब पूरा काम खत्म हुआ तो देव खुशी को हवेली की छत पर ले गया, जहां उसने खुशी के लिए एक छोटा सा सरप्राइज प्लान किया था। तारों की छांव में कैंडल लाइट डिनर सजा हुआ था। खुशी ने देव के गले में हाथ डालते हुए कहा, आपने आज बोर्ड रूम में एक शब्द भी नहीं कहा। सब दादाजी और करण भैया ने संभाला। देव ने खुशी को कमर से पकड़कर अपने करीब खींचा, क्योंकि मैं चाहता था कि दुनिया तुम्हें देव रायचौधरी की पत्नी के रूप में नहीं, बल्कि खुशी के रूप में पहचाने। तुमने आज साबित कर दिया कि तुम सिर्फ मेरी दुल्हन नहीं, इस साम्राज्य की असली रानी हो। खुशी का दिल एहसास से भर आया। उसने देव के गालों पर अपने होठ टिका दिए। देव ने मुस्कुराते हुए खुशी को अपनी बाहों में उठा लिया और कमरे की तरफ बढ़ गया। अतीत की सारी साजिशें, नफरत और डर पीछे छूट चुके थे। अब उनके सामने एक ऐसा भविष्य था, जहां प्यार, स्वाभिमान और अटूट विश्वास की नई दास्तान लिखी जानी थी। अध्याय 21, खुशियों की दहलीज पर एक अनजाना साया। महीने बीत चुके थे। रायचौधरी हवेली में सब कुछ शांत और सुहावना लग रहा था। खुशी ने न केवल बोर्ड में अपनी काबिलियत साबित की थी, बल्कि अपने प्यार और सादगी से हवेली के हर सदस्य का दिल जीत लिया था। यहाँ तक कि सावित्री देवी भी अपनी पराजय स्वीकार कर हवेली के एक अलग हिस्से में शांत रहने लगी थीं। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। ओडिशा रूरल ट्रांसफॉर्मेशन प्रोजेक्ट के पहले चरण का उद्घाटन संबलपुर के पास एक छोटे से गांव में होने जा रहा था। देव और खुशी खुद वहां पहुंचे थे। पूरे गांव में जश्न का माहौल था। खुशी बच्चों के साथ हंस हंसकर बात कर रही थी और देव दूर खड़ा अपनी पत्नी को देखकर गर्व से मुस्कुरा रहा था। तभी भीड़ के बीच से एक बहुत ही वृद्ध महिला, जिनकी आंखें धुंधली थीं, लाठी के सहारे खुशी के पास आई। उसने खुशी का चेहरा अपने कांपते हाथों में लिया और अचानक बिलख बिलख कर रोने लगी। बेटी, तू आ गई। पूरे 25 साल बाद तू अपने घर वापस आ गई। खुशी चौंक गई। दादी, आप ये क्या कह रही हैं? मैं आपको नहीं जानती। वृद्ध महिला ने खुशी की कलाई पर बने एक छोटे से जन्मजात निशान को देखा और रोते हुए कहा, ये निशान, यह कोई आम निशान नहीं है बेटी। तू यहाँ के किसी गरीब परिवार की बच्ची नहीं है। तू तारांकन तारांकन समरेंद्र भोपाल तारांकन की अकेली चिराग है। ये नाम सुनते ही वहां मौजूद गांव के कुछ बड़े बुजुर्गों के चेहरे का रंग उड़ गया। देव भी तुरंत खुशी के पास आ गया। माताजी, आप होश में तो हैं? आप किससे क्या कह रही हैं? देव ने गंभीर स्वर में पूछा। वृद्ध महिला ने कांपती उंगली से खुशी की तरफ इशारा किया, साहब, ये लड़की जिसे दुनिया अनाथ समझती है, यह इस पूरे इलाके की सबसे पुरानी और विशाल तारांकन भोपाल रियासत तारांकन की असली वारिस है। 25 साल पहले एक भीषण दुर्घटना में इसके पूरे परिवार को खत्म कर दिया गया था और इसे बचाने के लिए इसके वफादार नौकर ने इसे कटक के एक अनाथालय में छिपा दिया था। खुशी के पैरों तले जमीन खिसक गई। वह अनाथ नहीं थी, उसकी एक अलग पहचान थी। देव ने तुरंत अपने आदमियों को उस महिला की सुरक्षा और सच्चाई की जांच करने का हुक्म दिया। उसी रात जब वे हवेली लौटे तो ये खबर आग की तरह फैल चुकी थी। दादाजी ने जब समरेंद्र भोपाल का नाम सुना तो उनके हाथ से चाय का कप छूटकर गिर गया। दादाजी के चेहरे पर खौफ और पश्चाताप का एक अजीब सा भाव था, एक ऐसा भाव जो देव ने दादाजी के चेहरे पर पहले कभी नहीं देखा था। दादाजी, क्या आप समरेंद्र भोपाल को जानते थे? देव ने अपनी तेज पैनी नज़र दादाजी पर टिकाते हुए पूछा। हवेली के उस विशाल हॉल में सन्नाटा छा गया। दादाजी ने अपनी आंखें बंद कर लीं। हाँ, देव, दादाजी की कांपती आवाज आई। समरेंद्र भोपाल मेरा सबसे अच्छा दोस्त था और 45 साल पहले रायचौधरी साम्राज्य की पहली नींव उसी भोपाल रियासत के पैसों और जमीन से रखी गई थी। खुशी का सांस लेना भारी हो गया।
देव ने तुरंत खुशी का हाथ अपने हाथ में ले लिया। दादाजी ने आगे कहा, लेकिन उस हादसे के बाद जब समरेंद्र का पूरा परिवार मारा गया तो सारा बिजनेस और साम्राज्य हमारे पास आ गया। हमें लगा कि उनका कोई वारिस नहीं बचा, लेकिन अगर खुशी उनकी बेटी है तो इसका मतलब है कि रायचौधरी साम्राज्य का आधा हिस्सा नहीं, बल्कि तारांकन पूरा साम्राज्य। तारांकन असल में खुशी का है। अचानक पीछे से एक भारी और रोबीली आवाज गूंजी। हवेली के मुख्य द्वार पर एक अनजान, लंबा और प्रभावशाली व्यक्ति खड़ा था। उसकी काली हैट और ब्लैक कोट में एक अजीब सा खौफ था। उसके पीछे 10 हथियारबंद सिक्योरिटी गार्ड्स खड़े थे। कौन हैं आप? करण आगे बढ़कर चिल्लाया। वो व्यक्ति धीरे से मुस्कुराया और अपनी हैट उतारी। मैं हूँ तारांकन विक्रमादित्य भूपाल तारांकन, खुशी का सगा चाचा, जो 25 साल से अपनी भतीजी और अपनी खोई हुई रियासत को ढूंढ रहा था। विक्रमादित्य ने अपनी ठंडी नजरें देव और दादाजी पर डाली। रायचौधरी खानदान, अब समय आ गया है कि तुम लोग मेरी भतीजी का साम्राज्य, उसकी जमीनें और रायचौधरी ग्रुप के सारे शेयर्स उसके नाम वापस करो। और अगर खुशी चाहे तो इस हवेली से तुम सबको एक एक करके बाहर फेंक सकती है। अध्याय 22, 2 वंश, एक प्रेम और उठती दीवारें। विक्रमादित्य भूपाल के तंजभरे शब्दों ने हवेली के विशाल हॉल में सन्नाटा पैदा कर दिया था। रायचौधरी परिवार के हर सदस्य के चेहरे पर हवाइयां उड़ रही थीं। लेकिन इस पूरे तूफान के बीच देव रायचौधरी एक चट्टान की तरह स्थिर खड़ा था। देव ने धीमे, नपे-तुले कदमों से आगे बढ़कर खुशी का हाथ अपने हाथ में लिया। उसकी पकड़ में इतना विश्वास था कि खुशी का कांपता हुआ दिल पल भर में शांत हो गया। विक्रमादित्य जी, देव की आवाज ठंडी पर बेहद रोबीली थी। यदि आप खुशी के सगे चाचा हैं तो आपका इस हवेली में स्वागत है। लेकिन अगर आप यहाँ अपनी भतीजी का सहारा लेकर कोई बिजनेस डील या धमकी देने आए हैं तो याद रखिएगा कि आप देव रायचौधरी की हवेली में खड़े हैं। विक्रमादित्य के होठों पर एक तीखी मुस्कान उभरी। धमकी नहीं देव, मैं धमकी नहीं दे रहा, सिर्फ सच सामने रख रहा हूँ। जो साम्राज्य तुम्हारे दादाजी ने खड़ा किया, उसकी पहली ईंट मेरी बहन और बहनोई के खून पसीने के पैसों से रखी गई थी। खुशी अब अनाथ नहीं है, उसके पीछे भोपाल रियासत का नाम और ताकत खड़ी है। तभी खुशी ने देव के हाथ को हल्का सा दबाया और आगे आई। उसकी आंखों में कोई लालच नहीं था, केवल आत्मसम्मान की चमक थी। मुझे किसी साम्राज्य या शेयर्स की जरूरत नहीं है, खुशी ने सपाट लहजे में विक्रमादित्य की आंखों में आंखें डालकर कहा। 25 साल तक जब मुझे एक एक निवाले के लिए संघर्ष करना पड़ा, तब भोपाल रियासत का कोई चाचा मेरे पास नहीं आया। आज जब मेरी अपनी पहचान और एक परिवार है, तो मुझे किसी की विरासत या दया की जरूरत नहीं है। विक्रमादित्य की आंखें पल भर के लिए सिकुड़ी, पर उन्होंने तुरंत खुद पर काबू पा लिया। ये तुम्हारा स्वाभिमान बोल रहा है बेटी, या फिर इस खानदान का सम्मोहन? खैर, आज मैं जा रहा हूँ, लेकिन कानूनी दस्तावेज और इतिहास इतनी आसानी से नहीं मिटते। जल्द ही मिलते हैं भतीजी। अपनी हेड संभालते हुए विक्रमादित्य अपने सुरक्षाकर्मियों के साथ हवेली से बाहर निकल गए। उस रात हवेली का माहौल बोझिल था। दादाजी अपने कमरे में खामोश बैठे थे, जबकि करण और मेघा भाभी देव के साथ स्टडी रूम में रणनीति बना रहे थे। देव, मैंने विक्रमादित्य भूपाल के बारे में पता करवाया है, करण ने एक फाइल मेज पर रखते हुए कहा। वो पिछले 25 सालों से लंदन और दुबई में अपना बिजनेस चला रहा था। वो बेहद चालाक और निर्दयी बिजनेसमैन माना जाता है। उसका अचानक यहाँ आना सिर्फ भतीजी के प्यार में नहीं हो सकता। मुझे भी यही लगता है, करण भैया, देव ने अपनी सिगार का धुआं हवा में उड़ाते हुए कहा। उसे खुशी से नहीं, बल्कि रायचौधरी ग्रुप की उस लीगल पावर से मतलब है जो भोपाल ट्रस्ट के तहत हमारे साथ जुड़ी है। तभी स्टडी रूम का दरवाजा खुला और खुशी अंदर आई। उसने करण और देव की तरफ देखा। आप लोग मेरे लिए क्यों परेशान हो रहे हैं? खुशी ने धीमी आवाज में कहा। अगर दादाजी या इस परिवार को लगता है कि मेरे नाम से कोई कानूनी मुसीबत आ सकती है, तो मैं सारे कागजात पर साइन करने के लिए तैयार हूँ। मुझे सिर्फ आपका साथ चाहिए, रायचौधरी साम्राज्य नहीं।
देव तुरंत अपनी कुर्सी से उठा और खुशी के पास आ गया। उसने खुशी के कंधों को कसकर पकड़ा। तुम कहीं साइन नहीं करोगी खुशी? देव की आंखों में बेइंतहा मोहब्बत और जुनून था। जो तुम्हारा हक है वह तुम्हारा ही रहेगा, चाहे वह भोपाल रियासत हो या रायचौधरी साम्राज्य। और सबसे बढ़कर तुम मेरी पत्नी हो। दुनिया की कोई ताकत तुम्हें मोहरा बनाकर हमारे बीच दीवार खड़ी नहीं कर सकती। करण भैया ने मुस्कुराते हुए खुशी के सिर पर हाथ रखा। छोटे सही कह रहा है खुशी। अब तुम अकेली नहीं हो, पूरा रायचौधरी परिवार तुम्हारे साथ खड़ा है। अगली सुबह जब देव और खुशी ऑफिस जाने के लिए निकले तो कटक और भुवनेश्वर के मुख्य समाचार पत्रों की सुर्खियों ने तहलका मचा दिया था। तारांकन तारांकन, रायचौधरी साम्राज्य की असली वारिस बनी खुशी रायचौधरी। भोपाल रियासत का दावा। तारांकन तारांकन, कंपनी के शेयर्स में उतार चढ़ाव शुरू हो चुका था। बोर्ड मेंबर्स के लगातार फोन आ रहे थे। विक्रमादित्य ने अपनी पहली चाल चल दी थी। उसने मीडिया के जरिए रायचौधरी ग्रुप पर दबाव बनाना शुरू कर दिया था। कार में बैठते ही देव ने अपना फोन निकाला और अपने पर्सनल लीगल एडवाइजर को कॉल लगाया। संजय, भोपाल रियासत के 45 साल पुराने सारे लैंड रिकॉर्ड्स और एग्रीमेंट्स तुरंत मेरे टेबल पर चाहिए। और हाँ, विक्रमादित्य भोपाल के कटक आने के बाद से उसकी हर एक मूवमेंट पर 24 घंटे नजर रखो। फोन रखकर देव ने खुशी की तरफ देखा, जो थोड़ी चिंतित लग रही थी। देव ने खुशी की उंगलियों में अपनी उंगलियां उलझा लीं। डरो मत खुशी, देव ने उसके हाथों को चूमते हुए कहा। ये बिजनेस वॉर हो सकता है, लेकिन इस युद्ध में जीत सिर्फ सच की होगी। अध्याय 23, कॉर्पोरेट युद्ध और चक्रव्यूह। मीडिया की खबरों ने पूरे उड़ीसा के कॉर्पोरेट जगत में हलचल मचा दी थी। रायचौधरी ग्रुप के शेयर लगातार गिर रहे थे और शेयर होल्डर्स में घबराहट बढ़ती जा रही थी। बोर्ड मेंबर्स ने आपातकालीन बैठक इमरजेंसी बोर्ड मीटिंग बुला ली थी। दोपहर 2 बजे रायचौधरी ग्रुप का विशाल कॉन्फ्रेंस हॉल तनाव से भरा हुआ था। बोर्ड के कई वरिष्ठ सदस्य चिंतित चेहरे लिए बैठे थे। तभी भारी दरवाजा खुला और विक्रमादित्य भोपाल अपने वकीलों की पूरी फौज के साथ कॉन्फ्रेंस हॉल में दाखिल हुआ। उसके चेहरे पर जीत का अहंकार साफ झलक रहा था। देव रायचौधरी, विक्रमादित्य ने मेज के मुख्य छोर पर अपने हाथ टिकाते हुए कहा, तुम्हारी कंपनी के 40% असेट्स और जमीनें असल में भोपाल ट्रस्ट की हैं। मेरी भतीजी खुशी इस ट्रस्ट की कानूनी वारिस है। या तो तुम 40% शेयर्स खुशी और उसके गार्जियन यानी मेरे नाम ट्रांसफर करो, या फिर हम इस कंपनी को दिवालिया बैंक्रप्सी घोषित करने की कानूनी कार्यवाही शुरू करेंगे। बोर्ड के सदस्यों में फुसफुसाहट शुरू हो गई। सावित्री देवी भी एक कोने में बैठी यह सब चुपचाप देख रही थीं। तभी देव अपनी कुर्सी से खड़ा हुआ। उसकी कोट का बटन खुला हुआ था और उसकी आंखों में जरा सा भी खौफ नहीं था। विक्रमादित्य जी, देव ने एक फाइल टेबल पर फेंकते हुए कहा, आप 25 सालों तक गायब रहे और अचानक लौटकर अपनी भतीजी का मसीहा बनने का नाटक कर रहे हैं। लेकिन आपने एक बहुत बड़ी गलती कर दी। विक्रमादित्य की मुस्कान थोड़ी फीकी पड़ी। कैसी गलती? देव ने अपनी उंगली से टेबल पर रखी फाइल की तरफ इशारा किया। आपने भोपाल ट्रस्ट के पुराने दस्तावेजों को तो खंगाला, लेकिन ये देखना भूल गए कि 25 साल पहले जब समरेंद्र भोपाल जी की हत्या हुई थी, तो उस हादसे के ठीक 2 दिन बाद भोपाल रियासत के नाम से दुबई के एक गुमनाम खाते में 500 करोड़ रुपये ट्रांसफर किए गए थे। पूरे हॉल में सन्नाटा छा गया। विक्रमादित्य का चेहरा पल भर के लिए फक पड़ गया। देव ने आगे बढ़कर विक्रमादित्य की आंखों में झांका। वह खाता आपका था विक्रमादित्य जी। आपने अपने ही बड़े भाई के साम्राज्य को हड़पने के लिए कटक के माफिया से हाथ मिलाया था। 25 साल पहले हुए उस हादसे के पीछे कोई इत्तेफाक नहीं, बल्कि आपकी रची हुई साजिश थी। ये सब बकवास है। तुम्हारे पास कोई सबूत नहीं है। विक्रमादित्य चिल्लाया। सबूत हैं? अचानक हॉल का दरवाजा खुला और खुशी अंदर दाखिल हुई। उसके हाथ में एक पुरानी मखमली डायरी और कुछ लीगल पेपर्स थे। खुशी सीधे विक्रमादित्य के सामने आकर खड़ी हो गई। उसकी आंखों में अब कोई हिचकिचाहट नहीं थी। यह मेरे पिता समरेंद्र भोपाल की निजी डायरी है, खुशी की आवाज गूंजी।
इसे मेरे वफादार अनाथालय के ट्रस्टी ने संभाल कर रखा था। इसमें साफ साफ लिखा है कि मेरे पिता को आप पर शक था। आपने धोखाधड़ी करके रियासत के कागजात पर दस्तखत करवाने की कोशिश की थी। खुशी ने पेपर्स बोर्ड मेंबर्स के सामने रखे। और जहां तक रायचौधरी ग्रुप के 40% शेयर्स का सवाल है, मैं खुशी देव रायचौधरी समरेंद्र भोपाल की इकलौती बेटी होने के नाते अपने पिता के हिस्से की पूरी जमीन और असेट्स रायचौधरी ग्रुप को जीवन भर के लिए लीज पर सौंपती हूँ। बोर्ड मेंबर्स की तालियों से पूरा हॉल गूंज उठा। विक्रमादित्य का बनाया सारा चक्रव्यूह ढह चुका था। उसने खुशी को मोहरा बनाकर रायचौधरी साम्राज्य को हड़पने का प्लान बनाया था, लेकिन खुशी ने उसी मोहरे से उसका खेल खत्म कर दिया। तुम अपने ही खून के खिलाफ जाकर इस खानदान का साथ दे रही हो। विक्रमादित्य ने गुस्से में तमतमाते हुए कहा। खून का रिश्ता सिर्फ जालिम इरादों से नहीं बनता। खुशी ने गर्व से देव का हाथ थामा। ये रिश्ता विश्वास और सम्मान से बनता है, जो आपने कभी किसी को नहीं दिया। तभी देव के एक इशारे पर बाहर खड़ी क्राइम ब्रांच की पुलिस टीम अंदर आ गई। विक्रमादित्य भोपाल पुलिस इंस्पेक्टर ने आगे बढ़कर कहा, 25 साल पुराने समरेंद्र भोपाल मर्डर केस और मनी लॉन्ड्रिंग के सिलसिले में आपको गिरफ्तार किया जाता है। विक्रमादित्य के हाथों में हथकड़ियां पहना दी गईं। जाते जाते उसने नफरत से देव और खुशी को देखा, लेकिन देव की मजबूत ढाल के आगे उसकी हर चाल नाकाम हो चुकी थी। शाम को जब हवेली के सारे तूफान थम गए, तो दादाजी ने पूरे परिवार को हॉल में बुलाया। दादाजी ने खुशी के सिर पर हाथ रखा और भावुक होकर बोले, बेटी, आज तुमने न सिर्फ इस घर की इज्जत बचाई, बल्कि मेरे स्वर्गीय मित्र समरेंद्र की आत्मा को भी शांति दी। तुम सिर्फ इस घर की बहू नहीं, रायचौधरी खानदान की सबसे बड़ी ताकत हो। सावित्री देवी भी अपनी व्हीलचेयर जैसी खामोशी को तोड़कर आगे आईं। उन्होंने पहली बार खुशी के सामने अपना सिर झुकाया। मुझे माफ कर दो खुशी, मैं तुम्हें पहचान नहीं पाई। खुशी ने तुरंत सावित्री देवी के हाथ थाम लिए। माँ जी, बीती बातों को भूल जाना ही बेहतर है। रात के अंधेरे में जब देव और खुशी अपने कमरे की बालकनी में खड़े थे, तो आसमान में हजारों तारे चमक रहे थे। ठंडी हवा दोनों को छूकर गुजर रही थी। देव ने खुशी को पीछे से अपनी बाहों में भर लिया और उसकी गर्दन पर एक हल्का सा चुंबन जड़ा। आज तुमने बोर्ड रूम में जो किया, मुझे तुम पर बेइंतहा गर्व है, देव ने मुस्कुराते हुए कहा। खुशी ने पीछे मुड़कर देव के सीने पर अपना सिर रख दिया। जब तक आपका प्यार और भरोसा मेरे साथ है देव, मुझे इस दुनिया के किसी तूफान से डर नहीं लगता। देव ने खुशी का चेहरा ऊपर उठाया और उसकी आंखों में डूबते हुए अपने होठ उसके होठों पर रख दिए। अब कोई साजिश, कोई अतीत और कोई दुश्मन उनके बीच नहीं था। सिर्फ उनका अटूट प्यार और एक खूबसूरत कल की शुरुआत थी। पाठ 23, अध्याय 24, नए जीवन की आहट और खुशियों का कारवां। विक्रमादित्य के जेल जाने और भोपाल रियासत का सच सामने आने के बाद रायचौधरी हवेली में सुख शांति का एक नया दौर शुरू हो चुका था। ओडिशा रूरल ट्रांसफॉर्मेशन प्रोजेक्ट अब अपने पूरे शबाब पर था और खुशी की दूरदर्शिता और मेहनत के चलते पूरे राज्य में उसकी तारीफ हो रही थी। कई महीने बीत गए। कटक और भुवनेश्वर की हवाओं में अब हल्की हल्की ठंडक घुलने लगी थी। एक सुबह हवेली के विशाल डाइनिंग हॉल में पूरा परिवार नाश्ते की मेज पर बैठा था। दादाजी, दादी जी, करण भैया, मेघा भाभी और देव सब मौजूद थे। खुशी सबकी प्लेटों में नाश्ता परोस रही थी, लेकिन उसका चेहरा थोड़ा पीला और थका हुआ लग रहा था। खुशी बेटी, तुम खुद कुछ क्यों नहीं खा रही? दादी जी ने प्यार से पूछा। दादी जी, बस थोड़ा सिर घूम रहा है। शायद ऑफिस के काम की वजह से खुशी की बात पूरी भी नहीं हुई थी कि अचानक उसे जोरदार चक्कर आया। उसके हाथ से जूस का ग्लास छूटकर जमीन पर गिर गया और वह बेहोश होकर ढहने लगी। खुशी, देव चीखते हुए अपनी कुर्सी से उठा और एक ही पल में खुशी को जमीन पर गिरने से पहले अपनी बाहों में संभाल लिया। पूरे हॉल में हड़कंप मच गया। देव ने बिना एक पल गंवाए खुशी को अपनी बाहों में उठाया और तेजी से अपने कमरे की तरफ भागा। आधे घंटे बाद हवेली के डॉक्टर खुशी के कमरे से बाहर निकले। पूरा परिवार बाहर गलियारे में बेहद चिंतित खड़ा था।
देव बदहवास सा दरवाजे के पास टहल रहा था, उसकी आंखें खुशी की चिंता में लाल हो चुकी थीं। डॉक्टर साहब, खुशी कैसी है? उसे क्या हुआ है? देव ने आगे बढ़कर डॉक्टर का हाथ पकड़ लिया। डॉक्टर ने मुस्कुराते हुए देव के कंधे पर हाथ रखा। घबराने की कोई बात नहीं है, देव जी। ये तो बहुत बड़ी खुशखबरी है। देव ठिठक गया, कैसी खुशखबरी? डॉक्टर ने पूरे परिवार की तरफ देखते हुए कहा, खुशी जी प्रेग्नेंट हैं। रायचौधरी परिवार में जल्द ही एक नन्हा मेहमान आने वाला है। ये सुनते ही हवेली के गलियारे में जैसे खुशियों की लहर दौड़ गई। दादी जी की आंखों में खुशी के आंसू आ गए और उन्होंने तुरंत हाथ जोड़कर ईश्वर का शुक्रिया अदा किया। करण भैया ने देव को गले लगा लिया, मुबारक हो छोटे, तू पिता बनने वाला है। लेकिन देव मानो शून्य में खड़ा था। पिता, ये शब्द उसके कानों में गूंज रहा था। उसकी आंखें छलक आईं। वह बिना कुछ कहे चुपचाप कमरे के अंदर चला गया। कमरे में सन्नाटा था। खुशी बेड पर तकिए के सहारे बैठी हुई थी। जब उसने देव को अंदर आते देखा तो उसके होठों पर एक बहुत ही प्यारी और शर्मीली मुस्कान आ गई। देव धीरे धीरे चलकर बेड के पास आया और खुशी के सामने घुटनों के बल बैठ गया। उसने खुशी के दोनों कांपते हाथों को अपने हाथों में लिया और अपनी पेशानी माथा खुशी के हाथों पर टिका दी। देव का शरीर हल्के से कांप रहा था। देव, आप रो रहे हैं। खुशी ने प्यार से उसके बालों में अपनी उंगलियां फेरी। देव ने अपना चेहरा ऊपर उठाया। उसकी रोबीली, गहरी आंखों में आज सिर्फ बेइंतहा प्यार, समर्पण और आभार था। खुशी, देव की आवाज भावुकता से भारी थी। तुमने मुझे एक ऐसा जीवन दिया है जिसकी मैंने कभी कल्पना भी नहीं की थी। एक अनाथ लड़के की तरह कड़ा दिल बनाकर जीने वाले देव रायचौधरी को तुमने प्यार करना सिखाया। और आज तुमने मुझे इस दुनिया का सबसे बड़ा तोहफा दिया है। देव थोड़ा आगे बढ़ा और उसने बहुत ही नाजुक स्पर्श के साथ खुशी के पेट पर अपना हाथ रखा। यहाँ हमारी मोहब्बत का अंश पल रहा है। देव ने खुशी के माथे को चूमा और फिर उसके गालों पर अपने होठ रख दिए। खुशी ने देव के गले में अपनी बाहें डाल दी और अपना चेहरा उसके सीने में छिपा लिया। 9 महीने बाद कटक के सबसे बड़े और आधुनिक अस्पताल का प्राइवेट वीआईपी वार्ड। फूलों के ढेर से सजा कमरा खुशियों से सराबोर था। पालने में 2 नन्हे सुंदर जुड़वां बच्चे, एक बेटा और एक बेटी, शांति से सो रहे थे। पूरा रायचौधरी परिवार कमरे में मौजूद था। दादाजी ने व्हीलचेयर पर बैठे बैठे ही दोनों बच्चों को आशीर्वाद दिया। देव खुशी के पास बेड पर बैठा था। खुशी के चेहरे पर थोड़ी थकान जरूर थी, लेकिन मां बनने का निखार और तृप्ति उसके रूप को और भी दिव्य बना रही थी। देव ने खुशी के हाथ को अपनी उंगलियों में थाम रखा था। तो क्या नाम सोचा है तुमने छोटे? करण भैया ने मुस्कुराते हुए पूछा। देव ने खुशी की तरफ देखा, दोनों की आंखें मिली और उन्होंने एक साथ कहा, आरव और अयाना। कमरा तालियों और हंसी की गूंज से भर गया। शाम के वक्त जब सब लोग बाहर चले गए तो कमरे में सिर्फ देव, खुशी और उनके 2 नन्हे फरिश्ते बचे। खिड़की से ढलते सूरज की सुनहरी किरणें सीधे उन पर पड़ रही थीं। देव ने खुशी को कंधे से थामकर अपने करीब किया। तुम्हारी आंखों से शुरू हुई यह कहानी। देव ने खुशी के होठों के बिल्कुल करीब जाकर फुसफुसाया, आज एक मुकम्मल जहां बन चुकी है। खुशी ने मुस्कुराते हुए अपनी आंखें बंद कर ली और देव ने एक बार फिर अपनी मोहब्बत की मुहर उसके होठों पर लगा दी। स्वाभिमान, संघर्ष और अटूट विश्वास से शुरू हुआ ये सफर हमेशा हमेशा के लिए अमर हो चुका था। तारांकन तारांकन समाप्त। तारांकन तारांकन।